हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? क्या हालचाल? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहद ही अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशंस की अंजाम बेहद ही तरीके से दे रहे होंगे। बहरहाल, माई सेल्फ ज़ेडुल्लाह, एक्स स्टूडेंट ऑफ एलन कोटा। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं पिछले कई सालों से ऑफलाइन सेंटर पे कई बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और पढ़ाने का एक अच्छा खासा अनुभव रहा है हमारा। हज़ारों बच्चे हमारे से अब तक के पढ़ करके निकल चुके हैं और अपने अच्छे अच्छे जगह पे लगे हुए हैं, और कुछ ज़िंदगी के मकाम को पाने के लिए अभी भी लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। मगर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो वंडरफुल चैनल्स जो आपको देखने को मिल रही है, जिसका नेम है ज़ेडुल्लाह का साइंस अड्डा, इस वंडरफुल चैनल के इस वंडरफुल सेशन में आप सभी का तहे दिल से वेलकम करता हूं। आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम व इस्तकबाल करता हूं। और साथ ही साथ इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन स्टूडेंटों को ये पैगाम देना चाहूँगा और उन पेरेंट्स को भी मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जब बच्चे क्लास 10th पास आउट हो चुके हैं और पास आउट होने के बाद अगर बच्चे की ख्वाहिशात ऐसा है कि मैं साइंस की तैयारी करूँ, और जब साइंस की तैयारी कर रहे होते हैं तो साइंस की तैयारी करने के दरमियान बहुत सारी दिक्कतें आती है सब्जेक्ट में, क्योंकि रीज़न ये कुछ भी रह सकता है कि बच्चों के प्रति हो सकता है कि वो बेसिक जो जानकारी होनी चाहिए था वो जानकारी नहीं मिल पाई। बेसिक इन्फॉर्मेशन नहीं रहने के वजह से थोड़ी सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और साइंस की पढ़ाई करने तो स्टार्ट कर देते हैं लोग और बड़ी बड़ी ख्वाबें आपकी नज़रों के सामने आ रहे होते हैं, और ये सभी लोगों को आ रहे होते हैं, है ना। ऐसा कोई ख़ास मतलब कि इंडिविजुअली आप ही नहीं है, बल्कि सारे लोगों को आ रहे होते हैं। मगर वो ख्वाब अगर आपको लग रहा है ना कि वो क्रिस्टल क्लियर है, तब तो सही है। और अगर लग रही है कि क्रिस्टल क्लियर नहीं है, मेरी तैयारी प्रॉपर वे में नहीं हो पा रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि हमारी जो बेसिक जानकारी होनी चाहिए जिस तरीके से, उस तरीके से हमारी बेसिक जानकारी नहीं है, तो आप इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बने रहें। यहाँ पे कोटा की जो कंटेंट है, उस कंटेंट को मैं डिलीवर करने के लिए इस चैनल को मैंने बनाया है। बिल्कुल नई कंटेंट, बिल्कुल नई लहजे, बिल्कुल ही नई अंदाज। अपनी तैयारी को शुरू करें ज़ेडुल्लाह के साइंस अड्डा के साथ। चलिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा, आज आप हमारे थंबनेल्स को देख करके ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज मैं बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जो बेसिक इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ वो उनमें आज हम लोगों को देखना है कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो जन्म हुआ है वो कहाँ से हुआ है। आप देखेंगे ज़रा सा, आप टारगेट मैंने दे करके रखा है। मैं पहले बेसिक इंट्रोडक्शन की बात करूँगा, उसके बाद मेरी जो पॉइंट 2 हमारा जो टारगेट है वो है वाइटल फोर्स थ्योरी या फिर बर्जेलियस कंसेप्ट है, और जो हमारे तीसरे टॉपिक है वो है फ्रेडरिक वोलार कंसेप्ट। चलिए अब मैं शुरू करता हूँ आपके इस समय को ज़ाया नहीं करते हुए। टॉपिक नंबर 1 में स्टार्ट करता हूँ बेसिक इंट्रोडक्शन। और बेसिक इंट्रोडक्शन में आप सबसे पहले देख रहे होंगे केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंस, केमिकल कंपाउंड, जब साइंटिस्टों को मिला था केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड को मिला, तो मिलने के दरमियान, मिलने के बाद क्या है ना कि कुछ साइंटिस्टों के दिमाग में ये चलने लगा कि यार ये केमिकल कंपाउंड को क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकती है क्या इनको 2 अलग अलग हिस्सों में बांटी भी जा सकती है क्या। तो तकरीबन 1780 अराउंड द ईयर 1780 में ये डिफ्रेंशिएट कर पाना मुमकिन हुआ बेसिक सब्सटेंस को या फिर केमिकल सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड को।
और केमिकल कंपाउंड को जो है सो दो पार्टों में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट को कहा उन्होंने, या फर्स्ट टाइप को कहा उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड, और दूसरे टाइप को कहा उन्होंने इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये डिवाइड हो पाना जो मुमकिन हो पाया था वो अराउंड द ईयर 1780 यानी 1780, यानी कि मैं पिछले 200 साल पहले की बातों को रख रहा हूँ आपके बीच। जी हाँ, पिछले 200 साल पहले की बातों को मैं आपके बीच रख रहा हूँ। आप जरा सा बने रहेंगे हमारे पास, देखेंगे आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में ये डिवीज़न हो पाई तो फिर लोगों के बीच में ये सवाल पैदा होना शुरू हो गया कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे और इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहेंगे। तो जब उठी तो लोगों ने कहा कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड उसको कहेंगे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से ऑब्टेन्ड हो रही होती है, यानी कि वो कंपाउंड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो रही होती है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे। अब बात आती है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आप बोल रहे हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड करेंगे हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहेंगे, मगर वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स और क्या हो सकती है। मैंने लिख रखा है कि इट कैन बी प्लांट और इट कैन बी एनिमल्स। आप देख रहे होंगे मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि इट कैन बी प्लांट और इट कैन बी एनिमल्स। यहाँ पे मैंने लिख रखा है, यहाँ पे ये प्लांट भी हो सकता है और ये एनिमल भी हो सकता है। अब बात ये आती है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कही जाएगी, किसे कहते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भाई वो कंपाउंड जिसको लोग नॉन लिविंग थिंग से ऑब्टेन कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो क्या हो सकता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स जो है ये रॉक हो सकती है, चट्टानें, मिनरल्स हो सकती है, सॉयल हो सकता है, क्ले हो सकता है। इन सभी चीज़ों से जो कंपाउंड ऑब्टेन्ड होगी, जो हासिल होगी, उस कंपाउंड को हम लोगों को कहना है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। फिर यहाँ पे बात आती है यार, उस टाइम पे ना एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे, है ना, स्वीडिश साइंटिस्ट थे। अब मैं बातें कर रहा हूँ जरा सा 1815 का। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? 1815 का। 1815 यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे 1815, यहाँ पे देख रहे होंगे आप 1815। यहाँ पे आप देखेंगे एक स्वीडिश के साइंटिस्ट थे जिनका नेम था जॉन्स जैकब बर्जेलियस। और जॉन जैकब बर्जेलियस जो है 1815 में इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, एक थ्योरी दिया। और जब ये कंसेप्ट को दिया उस टाइम पे लोगों के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो चुके थे। प्रचलित इस कदर हुई थी, जिस तरीके से बोला जाता है ना कि भाई साहब कि आप हमें तो रोक सकते हैं मगर उन हवाओं को कैसे रोक सकते हैं। ठीक वही कंसेप्ट उस टाइम के दौर पे भी था। 1815 में जब उन्होंने कहा था, क्या कहा था आप जरा सा यहाँ पे गौर फरमाएंगे कि 1815 में ये जो दे करके रखा है जॉन्स जैकब बर्जेलियस, जो कंसेप्ट दिया है वो कंसेप्ट क्या दे करके रखा है। आप जरा देखेंगे, यहाँ पे आप जरा देखोगे तो आपको खुद ही ऐसा एहसास हो जाएगा कि यार ये वाकई जो है ना ऐसा कंसेप्ट ये बिल्कुल जो है ना बेबुनियादी बातें हैं। आप देखेंगे जरा सा, इन्होंने ये लिख रखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये बोल रहा है कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी बाय ह्यूमंस। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ह्यूमंस के द्वारा लैब में प्रिपेयर्ड नहीं की जा सकती है। फिर उनसे सवाल पूछा गया कि अगर ह्यूमंस के द्वारा लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर्ड नहीं की जा सकती है तो आखिर आप बताना चाहेंगे क्या कि आखिर वो बनेगी कैसे, या फिर कैसे बनी होगी, बनी कैसे होगी। उसके बाद उन्होंने ये भी कह रखा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट फॉर्म, ऑर्गेनिक कंपाउंड डज नॉट फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और उन्होंने ये बिल्कुल एक चैलेंज के साथ उन्होंने ये कहा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के द्वारा नहीं बनाई जा सकती। ये इन्होंने जो है ना ये ऐसी बातों को उन्होंने ये रख रहा है ना कि बिल्कुल ये मुनासिब ही नहीं था। उनका ये कहना था कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती है, और बोल रहा है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती है
वो रीज़न ये है कि भाई साहब लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक माइस्टेरियस फोर्स लग रही होती है, वहाँ पे एक वाइटल फोर्स लग रही होती है। अब पूछा गया कि आप मेरे को बताओ भाई साहब कि ये माइस्टेरियस फोर्स और ये वाइटल फोर्स होती क्या है। उन्होंने बताया कि भाई साहब मैंने कहा ना कि लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर्ड नहीं की जा सकती है ह्यूमन के द्वारा, तो कैसे होगा। उन्होंने बताया कि माइस्टेरियस फोर्स की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनेंगे और बन रहे होते हैं। बोल रहा माइस्टेरियस फोर्स ये होती क्या है। उन्होंने बताया कि ये एक अद्भुत शक्तियां हैं, ये एक जादुई शक्ति है और इसी जादुई शक्ति की वजह से ये क्या है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं। यानी कि इस मैंने कहा ना कि इस अर्थ पे जितनी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए माइस्टेरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। और ये माइस्टेरियस फोर्स बता रहे हैं वो कि ये एक अद्भुत शक्तियां हैं और अद्भुत शक्तियों की वजह से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। इसको लैब में प्रिपेयर्ड नहीं की जा सकती। बर्जेलियस से मैंने कहा कि बर्जेलियस साहब, जनता का ये सवाल है कि बर्जेलियस साहब से ये पूछिए कि क्या ये बात सही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब के अंदर किसी भी ह्यूमंस के द्वारा बैठ करके नहीं बनाया जा सकता। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि भाई साहब मैंने कह दिया ना कि लैब में ह्यूमंस के द्वारा ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं की जा सकती। मतलब प्रिपेयर्ड होगी कैसे, बताया सिंपली। उन्होंने यही कहा कि मैंने कहा ना कि माइस्टेरियस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइस्टेरियस फोर्स एग्जिस्ट करती है और एग्जिस्ट जब कर रही होती है तभी वहाँ से क्या है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे भी मैंने लिख रखा है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करते हैं। और बोल रहा है कि और अ माइस्टेरियस और वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। वाइटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड टू एग्जिस्ट। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को एग्जिस्ट करने के लिए वाइटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो होती है। यही उन्होंने बात रखा। अब मेरे को जानना यह है कि ये बातें कहाँ तक के चला, कैसे चला, क्या यही बात इनफ था, ये जानना होगा। भाई साहब यही बातें इनफ नहीं थी। अब मेरे को यहाँ से जानना पड़ेगा कि जो बर्जेलियस साहब का जो कंसेप्ट था, बर्जेलियस साहब जिन्होंने वाइटल फोर्स थ्योरी दिया, क्या उनकी बातें सत्य है? क्या उनकी बातें ये सत्य है कि लेबोरेटरी में ह्यूमंस के द्वारा जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाई नहीं जा सकती है, नहीं प्रिपेयर किया जा सकता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एग्जिस्ट करती है और वो एग्जिस्ट करने का जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि उसके पास माइस्टेरियस फोर्स या वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करता है। वाइटल फोर्स का रिक्वायरमेंट होती है और वाइटल फोर्स के वजह से ही उनमें जादुई कुछ शक्तियाँ चलती है और उसी जादुई शक्तियों के वजह से वो क्या है ना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। अब मुझे जानना ये है कि ये कहानी 1815 में जब बर्जेलियस ने कहा तब तक के तो बातें सही थी, मगर 1828 में जरा सा मैं मुलाकात करना चाहूँगा फ्रेडरिक वोलर साहब से और मैं पूछना चाहूँगा वोलर साहब से कि जरा सा आप बताएंगे वोलर साहब कि बर्जेलियस की जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बहुत बड़ी सवाल नहीं है, आप बता सकते हैं। वोलर साहब ने कहा भाई साहब कि 1828 में उन्होंने कहा कि ये जो है ना ये एक जर्मन के साइंटिस्ट थे। कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन के साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एफ वोलर। और एफ वोलर जो है ना, एफ का मीनिंग से फ्रेडरिक, मैंने पूरा नाम उनका लिख रखा है ब्रैकेट में, आप देखेंगे जरा सा, फ्रेडरिक वोलर है। और बताया कि 1828 में जो एफ वोलर है उन्होंने क्या किया, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज्ड किया। अब जो है ना जोड़ का झटका लगा उनको, किसको? बर्जेलियस साहब को। उन्होंने तो कह रहा था भाई साहब लैब में जो है सो कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर्ड नहीं की जा सकती। एफ वोलर साहब ने कहा कि किसने कहा आपसे? इन्होंने क्या किया, 1828 में जो है वो फर्स्ट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज्ड किया और सिंथेसाइज्ड करने के बाद उन्होंने कहा
कि ये यूरिया कहा उन्होंने, उसका नेम क्या दिया उन्होंने, यूरिया दिया। और करके लिख रखे हैं हम, और अथवा दे करके रखे हैं। उन्होंने लिखा है कि फर्स्ट टाइम एफ वोलार, यानी कि पहली बार एफ वोलार जो है ना वो प्रिपेयर्ड किया था ऑर्गेनिक कंपाउंड को, लेबोरेटरी में किया था, और बताया कि कहाँ से किया, फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से लेबोरेटरी में पहली बार एफ वोलर साहब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रिपरेशन किया, उन्होंने पहली बार सिंथेसाइज्ड किया। यानी कि बर्जेलियस साहब तो पहले ही कह के रखे थे कि भाई साहब ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से नहीं बनाई जा सकती, ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब के अंदर भी बनाई नहीं जा सकती, और उन्हीं की बातों को जो है ना ये रिजेक्ट करने के लिए इनका जन्म हुआ था। और 1828 में ये प्रूफ करके दिखाया कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना पाना मुमकिन है, वो भी लैब में, और बना करके दिखाया। किसने बना करके दिखाया? एफ वोलर साहब ने, फ्रेडरिक वोलर साहब ने 1828 में। अब मैं कहना ये चाहूँगा ना कि आखिर आप ये बताओ कि आप जब बनाए तो आपका बनाने का क्या तरीका रहा होगा, आपका बनाने का तरीका क्या रहा होगा। आप देख रहे होंगे वहाँ लिखा पड़ा है कि NH4CNO, आप देखेंगे जरा सा, NH4CNO का जो नेम है उस नेम को भी मैंने लिख रखा है अमोनियम सियानेट। क्या लिख रखे हैं हम? अमोनियम सियानेट लिख रखे हैं। उस अमोनियम सियानेट, वो जरा देखेंगे आप, वो अमोनियम सियानेट के नीचे भी मैंने लिख रखा है कि ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अमोनियम सियानेट को उन्होंने हीट किया, हीट करने के बाद उसका क्या हुआ, उस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट हुई, और जब रीअरेंजमेंट हुई तो फिर फाइनली क्या बना, उनसे बना है NH2। देख रहे होंगे आप, NH2 बना है, C डबल बॉन्ड O, NH2 बना, जिसका नेम उन्होंने क्या दिया, यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब मैं पूछना चाहूँगा आपसे, अब मैंने कहा ना कि जनता की जो सवाल है ना वो प्रॉपर वे में मिल चुका है कि बर्जेलियस साहब ने ये कहा कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाई जा सकती लैब में। तो देखिए यहाँ पे एफ वोलार साहब ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड को लिया है, और उस इनऑर्गेनिक कंपाउंड का नेम क्या लिख रखा है, अमोनियम सियानेट। और अमोनियम सियानेट को हीट किया, हीट करने के बाद उस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट हुई, और उससे फिर फाइनली बना यूरिया, जो कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और इसी बात को तो वो कह रहे थे कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता, इन्होंने ये बना करके दिखाया। अब मैं कहूँगा आपसे कि थोड़ा इनका ऑब्जर्वेशन को देखा जाए। इनका क्या देखा जाए, थोड़ा सा मैं कहूँगा कि थोड़ा सा आप ऑब्जर्वेशन को समझें। उन्होंने क्या कहा भाई साहब कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी जो है, अब बताओ मैंने आप ऑब्जर्व क्या कर रहे हो, इस थ्योरी से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? मैं तो यही ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो वाइटल फोर्स थ्योरी है ये थ्योरी डिस्प्रूव्ड हो गया। और ये थ्योरी को डिस्प्रूव्ड कौन किया? ये किया एफ वोलर साहब ने। कब किया भैया? 1828 में किया कि नहीं किया? दूसरी बात, एक ऑब्जर्व मैंने ये किया कि भाई साहब उन्होंने क्या कहा था, बर्जेलियस साहब ने क्या कहा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बनाई जा सकती है ह्यूमंस के द्वारा लैब में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने, मगर एफ वोलार तो वो करके दिखाया, 1828 में करके दिखाया उन्होंने, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बना के दिखाया। तो यहाँ पे मैंने एक ऑब्जर्वेशन ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी जनरेटेड इन लेबोरेटरी, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी को रिजेक्ट किया। कौन किया? एफ वोलार साहब ने रिजेक्ट किया। अब उनके बाद बहुत सारे साइंटिस्टों ने आए और अपने नए नए कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। उनके बाद जरा सा देख लेंगे आप, उनके बाद जरा सा आप देखेंगे कि कॉल्बे साहब, ये देख रहे होंगे आप, ये इनको देख रहे हैं आप, ये कॉल्बे साहब है ना, ये कॉल्बे साहब ये 1845 में, कब की बात कर रहा हूँ मैं, ये 1845 की बात कर रहा हूँ मैं। ये 1845 में ये साइंटिस्ट ने क्या किया? एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। कहाँ फॉर्मेशन किया? बोल रहे लेबोरेटरी में। इन्होंने क्या कहा कि लेबोरेटरी में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन किया। कौन? कॉल्बे साहब ने। बर्जेलियस साहब ने क्या बोला था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में प्रिपेयर्ड नहीं की जा सकती। उसके बाद तो साइंटिस्टों ने कतार लगा दिया, कतार लगा दी, कतार। उन्होंने बहुत नए नए साइंटिस्ट आए और नए नए साइंटिस्टों ने भाई साहब नई नई ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करके दिखाया। ये देख रहे हैं आप एसिटिक एसिड
और इसी एसिटिक एसिड का मैंने यहाँ पे लिख रखा है इनका फार्मूला, देख रहे आप, CH3 डबल बॉन्ड OOH। और ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिनको कॉल्बे साहब ने फॉर्म किया था, सिंथेसाइज्ड किया। कब किया? 1845 में किया। अब मैं थोड़ा सा आपको मिलाता हूँ बर्थेलोट साहब से। किन से मिलाता हूँ? जरा आपको मैं मिलाता हूँ भाई, बर्थेलोट साहब से मिलाता हूँ। ये बर्थेलोट साहब को देख रहे हो आप, ये बर्थेलोट साहब ने 1856 में ये मीथेन का फॉर्मेशन किया लैबोरेटरी में बैठ करके, है ना। यानी कि फर्स्ट टाइम बर्जेलियस की कंसेप्ट को अगर कोई रिजेक्ट किया तो वो एफ वोलार किया। उसके बाद तो रिजेक्ट करने वाले का देख लीजिए जरा सा नाम, कॉल्बेस कर दिया। बर्थेलोट ने ये साबित कर दिया है कि भाई साहब जो आप बोल रहे हो कि लेबोरेटरी में ह्यूमंस के द्वारा में ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बनाया जा सकता है, ये बातें गलत है और लो मैं बना रहा हूं। और बर्थेलोट साहब ने ये लेबोरेटरी में बैठ करके मीथेन का फॉर्मेशन किया और मीथेन का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख रखा है CH4, जो कि ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब जरा सा देखेंगे आप गुड्डू भैया का लाजवाब क्वेश्चन, गुड्डू भैया का लाजवाब क्वेश्चन को जरा आप देखेंगे जरा आप गुड्डू भैया का लाजवाब क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो वाइटल फोर्स थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वाज प्रपोज्ड बाय, यानी कि वाइटल फोर्स थ्योरी जो है उसका ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो प्रपोज्ड किसने किया? तो बर्जेलियस साहब ने किया। किसने किया? बर्जेलियस साहब ने। वाइटल फोर्स थ्योरी वही तो दिए। वाइटल फोर्स थ्योरी नाम आया कहाँ से? वो वहीं से आया है। उन्होंने जो कहा ना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में माइस्टीरियस फोर्स एग्जिस्ट करते हैं और वाइटल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं, और उसी वाइटल फोर्स से ही बात आई है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्वेश्चन नंबर 2 से जरा आप मुलाकात कीजिए। उन्होंने लिख रखा है कि एफ वोलार जो है, एफ वोलार ये सिंथेसाइज्ड किया है यूरिया। ये यूरिया को सिंथेसाइज किया बाय द हीटिंग्स ऑफ, किसको हीट किया था? ये किसको हीट करके रखे थे? ये हीट किया था अमोनियम साइनेट को। किसको हीट किया था? यहाँ पे ये अमोनियम साइनेट को ये हीट किया था, और अमोनियम साइनेट को हीट करके उन्होंने क्या बनाया? यूरिया को बनाया। अब बात मेरी आती है एक और हल्का लेवल की क्वेश्चन जो कि बिल्कुल बेसिक टाइप से है। सेलेक्ट द करेक्ट मैच। कौन सी क्वेश्चन? अब इस क्वेश्चन में देखना है कि आपको करेक्टली मैच किस में है। क्या कॉल्बेज ने मीथेन का फॉर्मेशन किया? क्या यहाँ पे लिख रखा है सेलेक्ट करेक्ट मैच, जो सही मैच है। कॉल्बेज ने क्या मीथेन को प्रिपेयर्ड किया? भाई साहब कॉल्बेज ने, यहाँ देखो ना कि कॉल्बेज ने किस चीज़ का फॉर्मेशन किया था भाई, किस चीज़ का प्रिपरेशन किया था? ये प्रिपेयर्ड किया है, ये किसका प्रिपेयर्ड किया है? एसिटिक एसिड का। इसके मतलब ये है कि ये बातें गलत है, यानी कि कॉलम 1 जो है ये कॉलम 2 के साथ ये जो मैच हुआ है ये गलत मैच हुआ है। अब मेरे को देखना है कि बर्थेलोट साहब ने क्या एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन किया। चलो मैं देखता हूँ जरा सा बर्थेलोट साहब को देखता हूँ, क्या ये एसिटिक एसिड का प्रिपरेशन किया है? नहीं भैया, ये तो मीथेन का प्रिपरेशन किया है रे। तो ये मीथेन का प्रिपरेशन किया है, मगर यहाँ क्वेश्चन में दे के रखा है एसिटिक एसिड, यानी कि ये भी बतिया जो है ये गलत है। ये गलत है कि नहीं गलत है? अब आते हैं ऑप्शन नंबर सी में कि वोलार साहब ने जो है ये क्या यूरिया को बनाया था? अरे हाँ, अभी आपको मैंने कहा ना कि वोलार साहब जो है ना ये 1828 में पहली बार ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया था इनऑर्गेनिक कंपाउंड के द्वारा, और जिसका नेम दिया था उन्होंने यूरिया। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे, और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। बहरहाल आप इस चैनल पे बने रहें, ठीक इसी तरीके से आपको बहुत सारी कंसेप्ट आपको यहाँ पे मैं डिलीवर्ड करूँगा और यहाँ से सीखने के लिए मिलेगा। तो आप अपनी कंटिन्यूटी को मेंटेन करें और मैं भी अपनी कंटिन्यूटी को एकदम बरकरार रखूँगा, और इस जेडुल्ला के साइंस अड्डा के द्वारा आपको मैं थैंक यू कहता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ आपका। और अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, वो भी एक नई कंटेंट के साथ, वो भी एक
नई लहजे के साथ